हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। माय नेम इज राकेश वर्मा और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो होगा आपका DSSB के ऊपर। क्योंकि आपको पता ही है रिसेंटली DSSB ने AE और JEE दोनों के लिए क्या किया है, वैकेंसीज आउट की हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो है आपका 3 जैन को आया था और आज से इसके फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियसली जो पेपर हुए हैं उनके बेसिस पे मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज किस सब्जेक्ट का कितना रहने वाला है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं और मेरे माइनर सब्जेक्ट कौन से हैं। क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि अभी 10 से इसके एग्जाम फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और इन्होंने नोटिफिकेशन में बिल्कुल स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये अपना एग्जाम जो है 1 मार्च 2022 से लेके जो 31 मार्च 2022 के बीच में कभी भी करवा सकते हैं। तो आपके पास 2 से 2.5 महीने का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए और इसका सिलेबस भी काफी वास्ट है, तो इसके लिए काफी आसान हो जाएगा आपके लिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप पहले पढ़ो और कौन सा सब्जेक्ट आप बाद में पढ़ो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको अपना नाम बता ही चुका हूँ। ठीक है, आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम NIT सिलचर, 5+ ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, और 3 टाइम्स में गेट क्वालिफाइड हूँ। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर AE। ठीक है, तो पहले हम AE के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये है आपका सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर AE। तो AE का पेपर मुझे एक पेपर मिला था, अभी तक AE का शायद एक ही पेपर हुआ है। अगर कोई और पेपर भी होगा तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो, मैं उसके बेसिस पे आपको डिटेल एनालिसिस बना के दूंगा। और JEE के लिए मुझे 5 पेपर मिले थे, तो उनके बेसिस पे मैंने एक एवरेज मार्क्स JEE के लिए बना रखा है और AE के लिए भी बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले AE का डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल मैक्सिमम से जो मिनिमम की तरफ सारा डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन से आपके मेजर सब्जेक्ट है, कौन से आपके माइनर सब्जेक्ट है। तो इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे नंबर 1 जो सबसे ज्यादा जिससे पूछा गया है प्रीवियसली जो आपका DSSB का एग्जाम हुआ था, वो पूछा गया है आपका एनवायरमेंट इंजीनियरिंग से। अब यहाँ पे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में आपके 2 पार्ट हैं, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर, और वेस्ट वाटर के साथ एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन दोनों ही जो है सेकेंड पार्ट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पूछा गया है ये आपके 21 क्वेश्चन पूछे गए और ये टोटल 21 मार्क्स के हैं। अब आगे मैं बताऊंगा कि ये एग्जाम कितने टायर में होगा। यहाँ पे 2 टायर में एग्जाम होने वाला है, टायर 1, टायर 2। टायर 1 में आपका नॉन टेक्निकल, टेक्निकल दोनों ही रहेगा। तो जो टेक्निकल पोर्शन है, ठीक है, वो आपका हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। तो उसके बेसिस पे ही ये क्या है, मैंने बना रखा है कि आपका 21 क्वेश्चन आए और 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका 21 मार्क्स का। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए वो होगा आपका हाईवे। हाईवे से यहाँ पे जो है 14 क्वेश्चन यानी 14 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, तो हाईवे में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं? हाईवे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके वो है ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, आपका मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ इसके डिटेल सिलेबस में तुम जाओगे तो वहाँ पे आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी है, BMC भी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और आपका हाईवे में जो पेवमेंट मटेरियल है उसमें काफी टेस्ट ऐसे हैं जो कंबाइंड है। ठीक है, जैसे एग्रीगेट के लिए BMC में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है इनसे काफी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये पेवमेंट मटेरियल भी इस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी इंपॉर्टेंट है, आपका पेवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट वाला यूनिट भी जो आपका 5th यूनिट है पेवमेंट मटेरियल, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका 3rd सब्जेक्ट वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और OCF। ठीक है, OCF है आपका ओपन चैनल फ्लो। अब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो FM एंड मशीनरी, मैं दोनों की यहाँ पे कंबाइंडली बात कर रहा हूँ। इसमें से यहाँ पे 9 मार्क्स का था और OCF से मैंने जब देखा था तो यहाँ पे 2 मार्क्स का था, तो ये दोनों मिला के जो है आपका 11 मार्क्स का पेपर बना है। OCF में मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं वो आपके डेप्थ एनर्जी रिलेशनशिप से हैं और आपकी प्रोफाइल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन थे नहीं लेकिन पूछा जा सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चैप्टर पढ़ोगे अगर OCF के, तो OCF में जो आपका बात करूंगा मैं तो आपका प्रोफाइल और सेकंड वन में बोल रहा हूँ एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, काफी इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को देख लीजिएगा आप। और अगर फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड में तो आपका 9 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें से 7 to 8 मार्क्स तो सिर्फ FM से पूछा गया था
जिसमें आपके सारे ही टॉपिक, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, आपका फ्लो थ्रू पाइप, आपका बुओयेंसी, आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे यूनिट जो है कवर किए हुए हैं इन्होंने। और यहाँ से जो है आपका 9 मार्क्स का टोटल पूछा गया था, जिसमें से 1 या 2 मार्क्स का आई थिंक इससे था, मशीनरी से, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 11 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे और ये आपके हो जाते हैं 11 मार्क्स। तो 11 मार्क्स का फ्लूइड और ओशियन कंबाइनली पूछा गया था। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका 4th वन, वो है सॉइल मैकेनिक्स। अब काफी एग्जाम्स में सॉइल मैकेनिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स में दोनों ही मैं बात कर रहा हूँ, आपका सॉइल भी है और फाउंडेशन भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो इससे जो आ रखा है आपका, ये 10 मार्क्स का है। अब सॉइल मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन है वो आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से भी है, आपका कंसोलिडेशन, कंपैक्शन, आपका अर्थ प्रेशर, आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज, आपके बीच में जो सीपेज वाली यूनिट है वहां से भी क्वेश्चन है, हर जगह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको सारा ही कुछ पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट और 5th जो आपका सब्जेक्ट है वो है इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी। यहाँ से आपका 8 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। 8 मार्क्स का पूछा गया इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में। और इरिगेशन की मैं बात करूं तो इरिगेशन में जो ज्यादातर क्वेश्चन थे वो आपका सेकंड यूनिट जो है डेल्टा एंड ड्यूटी, ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप जो आप पढ़ते हो उसमें, और आपका सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, आपका कैनाल डिजाइन, आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क, आपका कैनाल रेगुलेटरी हेडवर्क वगैरह, ये सारे से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि 8 मार्क्स का है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हाइड्रोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोलॉजी में आपका हाइड्रोग्राफ, आपका जो लॉसेस हैं सारे, जो भी आपके रन ऑफ लॉसेस होते हैं या फिर इन्फिल्ट्रेशन है, जितना भी टाइप का है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन है, ये सारी चीजें, इवेपोरेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, और यहाँ से जो पूछा गया है वो आपका 8 मार्क्स का पूछ रखा है। अगर मैं अगले सब्जेक्ट पे जाऊं तो वो है आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब बीएमसी में यहाँ पे ये काफी वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बोलूंगा, बात करूंगा तो सीमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए टिम्बर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए रॉक एंड स्टोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका अगर मैं बात करूं तो लास्ट वन आई थिंक टिम्बर में बता ही चुका हूँ। कंक्रीट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कंक्रीट, इसमें अगर मैं बात करूं तो आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी करके इन्होंने एक सब्जेक्ट जेई में दिया हुआ है। मैं एक ही बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आरसीसी में भी थोड़ा बहुत आप कंक्रीट के बारे में पढ़ते हो, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हो, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट, ये सब चीजें आप पढ़ते हो, ठीक है। तो वहां पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो कंक्रीट से काफी क्वेश्चंस थे, आप इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए और ये टोटल आपका 6 मार्क्स का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टील स्ट्रक्चर। अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टील स्ट्रक्चर से भी आपका 6 मार्क्स का ही पूछा गया है, और इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं वो कनेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, ठीक है। आप अगर बात करो तो प्लास्टिक एनालिसिस, यहाँ से क्वेश्चन प्लास्टिक एनालिसिस से कम थे, लेकिन अगर देखो ओवरऑल तो कनेक्शन और आपका कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर और आपका प्लेट गर्डर भी पढ़ के जा सकते हो, वैसे स्पेसिफाई है सिलेबस में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके 6 क्वेश्चन थे और ये 6 मार्क्स का बनता है आपका। नेक्स्ट है आपका सर्वेइंग। अब सर्वेइंग से भी जो है आपके 6 क्वेश्चन थे और 6 मार्क्स का पूछा गया है। ये भी काफी बड़ा सब्जेक्ट है, आपको पता ही है। इसमें अगर देखो तो 13-14 यूनिट बनती है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कंटूर से पहले वाली जितनी यूनिट है उनको मेजरली अगर ढंग से पढ़ सकते हो तो ज्यादा बेटर है, वैसे पढ़ना सब कुछ ही है। क्यों? अब ये सारा एनालिसिस मैंने क्यों बताया, ये सारा एनालिसिस मैंने इसलिए बताया, लास्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी देख लेते हैं क्योंकि 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये 9 सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये भी 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्यों बताया, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ये जितना पोर्शन है इनको मेजर सब्जेक्ट की तरह जो है आपने देखना है। यहाँ से जो सबसे ज्यादा आ रखा है, ठीक है, सबसे ज्यादा आ रखा है, और इनको आप मेजर सब्जेक्ट की तरह लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप इतने सब्जेक्ट कवर कर लेते हो तो आप चाहे बाद में, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम है आपके पास, 2 महीने से 2.5 महीने, हो सकता है आप सारे सब्जेक्ट कंप्लीट ना कर पाओ, तो अगर छोड़ने ही है तो आप क्या जो ये माइनर सब्जेक्ट है इनको छोड़ सकते हो, वैसे पढ़ना सारा ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। जब मैं पेपर देख रहा था तो उसमें जो लेवल में बात करूंगा वो आपका मीडियम और मीडियम टू हार्ड के बीच में ही था। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें जो टाइम है वो 2 घंटे का है,
अगर मैं टीयर 1 की बात करूं, वहां पे अगर मैं बोलूं तो 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल है, 100 क्वेश्चन टेक्निकल है, और 200 क्वेश्चन आपको सिर्फ 2 घंटे में करने हैं, यानी 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको टाइम पर क्वेश्चन के हिसाब से उतना नहीं मिलेगा। तो आप जो है मैं बोलूंगा कि सब कुछ पढ़ के जाओ, इतना लेवल नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत किसी क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा होता है हर एग्जाम का एक टफनेस लेवल होता है अपने पेपर के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या होगा, कुछ तो पेपर वो मॉडरेट बनाएंगे, सबको देखते हुए बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस वो हार्ड रखेंगे, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन मीडियम के होंगे, जिनका परसेंटेज मैं दूंगा अराउंड 60 to 70%, और 30% क्वेश्चन आपके मीडियम टू हार्ड होंगे, जो अगर आप डिटेल में अच्छे से पढ़ो इन मेजर सब्जेक्ट को तो वो भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनर सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ये सारे आपके माइनर सब्जेक्ट हैं। माइनर सब्जेक्ट में अगर मैं बोलूं तो आपका 10 सब्जेक्ट हो जाता है आरसीसी। आरसीसी में आपका 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये आपका 10 सब्जेक्ट था, ये आपका 11 सब्जेक्ट है, ये आपका 3 क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अब देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपका जो 12 सब्जेक्ट है वो है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 मार्क्स का है। और लास्ट जो है आपका वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो आप बोलते हो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे जो 2 मार्क्स के थे। अब यहाँ पे मैं 2 सब्जेक्ट की बात करूंगा, इन्होंने सिलेबस में आपका रेलवे इंजीनियरिंग स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन रेलवे से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, रेलवे से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे रेलवे 0 मार्क्स का पूछा गया है। और अगर मैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करूं, ठीक है, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। अब सिलेबस में दिया हुआ है तो मैं बोलूंगा आपको कि सिलेबस, अगर इतना सारा सिलेबस में कॉस्ट एंड एस्टिमेशन का दिया हुआ है तो आप डेफिनेटली पढ़ो, लेकिन चीजों को सिर्फ आपको हर टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं एस्टिमेशन के, वो सब आप पढ़ो, और सारी चीजों का नॉलेज आपको बस होना चाहिए। उस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ो, क्योंकि अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे लगता है कि अगर आएगा 2 3 4 5 नंबर, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। सिलेबस काफी बड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ इसको इनकी सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, किस वर्क को किस में मेजर करते हैं, ठीक है, कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो। तो ये है आपका डिटेल एनालिसिस जो है एई के लिए, जो किसके लिए है, एई के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं जेई की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, हाईवे, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, स्टील स्ट्रक्चर, सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो इनको पहले आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप क्या जा सकते हो, ये बाकी माइनर सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है आपका जेई के लिए, किसके लिए, जेई के लिए। ठीक है, तो अब जो हम सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं वो जेई के लिए देखने वाले हैं। पिछला वाला हमारा एई के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जरा इसके लिए देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पे जो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिर से यहाँ पे भी बिल्कुल मैंने उसी तरीके से किया हुआ है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे ऊपर है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए नीचे मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर जेई की बात करें तो वो है आपका बीएमसी, यानी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके वो 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये आपका 22 मार्क्स का है। ठीक है, एक 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो 22 मार्क्स का काफी बड़ा वेटेज है। और जो ये एनालिसिस है ये ध्यान रखना कि ये आपके अलग अलग पेपर हुए हैं, डीएसएसबी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इनके ये 5 पेपर हैं, और इन पांचों पेपर का मैंने एवरेज किया हुआ है। पीछे वो टोटल आपका 100 हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे टोटल 100 ना हो, क्योंकि मैंने इन पांचों जो ये 5 पेपर हुए, इन पांचों पेपर का हर सब्जेक्ट का जो है मार्क्स निकाल के मैंने एवरेज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स से आपका पूछा गया है 19 मार्क्स का। ठीक है, कितना पूछा गया है, 19 मार्क्स का। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो 2 बड़े सब्जेक्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स,
आप सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे सर्वेइंग भी मैं बोलूंगा, ठीक है। सर्वेइंग भी आपका 18 क्वेश्चन है, 18 मार्क्स का पूछा गया है। तो ये 3 सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट है बात करेंगे, लेकिन ये काफी बड़े सब्जेक्ट भी है, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपका सीमेंट भी है, लाइन भी है, मोटार है, आपका कंक्रीट है, टिम्बर है, रॉक है, आपका बिटुमिन भी इसके अंदर आ जाता है, टार भी इसके अंदर आ जाता है, पेंट भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं स्टील, प्लास्टिक, ये सब चीजें आ जाती है, लेकिन इनका कुछ है नहीं, उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है अपने सिलेबस में। 6-7 टॉपिक है, आप बस उनको पढ़िए और उनको पढ़ के ही एग्जाम दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सॉइल मैकेनिक्स में बता चुका हूँ, सर्वेइंग में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया सर्वेइंग से 18 मार्क्स का पूछा गया। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, ये कंबाइंड मैंने रखा हुआ है, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, और यहाँ पे भी सेम पिछले वाले की तरह, ठीक है। यहाँ पे कितना पूछा गया है, ये 17 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपका इरिगेशन हाइड्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पीछे भी इंपॉर्टेंट है, जबकि पीछे वाले में बीएमसी से थोड़ा कम पूछा गया था, बाकी ये दो जो है आपके इंपॉर्टेंट तो है ही। अब अभी मैं आगे तुमको बताऊंगा एक्चुअली इसमें किस तरीके से जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो रखा हुआ है इन्होंने, जिस पर्सन की, जो भी स्टूडेंट है जिसकी डिग्री कंप्लीट है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर जेई और ई एग्जाम के लिए जो है, अगर जिसकी डिग्री हो रखी है, ए के लिए तो वो डिग्री हो चुकी है, ठीक है, उसको हम अलग रख देते हैं। लेकिन अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई में जिसकी डिग्री हो रखी है वो इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है, यानी जिसका बीटेक है वो इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन जिसका डिप्लोमा है उसको कम से कम 2 साल का जो एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई किया हुआ है। आपका जो क्या बोलते हैं डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो कई स्टूडेंट हैं जिनका डाउट है कि सर मैं पहले काम कर चुका हूँ 1 साल 1.5 साल, ठीक है, 1.5 साल मेरा काम चल रहा है, ठीक है, तो काम चल रहा है, जब तक आप इस फॉर्म को दोगे, जब तक इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, तब तक आपके 2 साल हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को भर सकते हो, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट 5th सब्जेक्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, और यहाँ पे एवरेज जो है 15 मार्क्स का है। ये 4-5 पेपर का मैंने एवरेज करके निकाला है, तो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग का, पीछे बिल्कुल भी एस्टिमेशन कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं थे। अब जेई में देखो, जेई में 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चंस थे, ठीक है, एवरेज अगर बात करूं तो 15 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूं, यहाँ पे दोनों ही आपका ईवीएस फर्स्ट और ईवीएस सेकंड, वाटर सप्लाई और आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इसमें दोनों ही आपके, और ये 14 क्वेश्चंस थे, एवरेज जो 14 क्वेश्चन थे, यहाँ पे जो 14 मार्क्स का पूछा गया है एवरेज, ठीक है। हाईवे की अगर मैं बात करूं तो हाईवे में भी काफी अच्छा पूछा हुआ है, 12 क्वेश्चन थे, यानी 12 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये सारे आपके यहाँ तक हाईवे इंजीनियरिंग तक ये आपके मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं। किसके लिए? ये मेजर सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके जेई के लिए। अगर आप जेई का एग्जाम देने वाले हो DSSB का, तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ से लेके कहाँ से आपका जो बीएमसी से लेके नीचे हाईवे तक, ठीक है, बीएमसी, सॉइल, सर्वेइंग, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओसीएफ, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, एनवायरनमेंट और हाईवे, ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। आप पहले इनको पढ़िए, क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 से 2.5 महीने का टाइम है, और आपको नॉन टेक्निकल भी पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आपका केमिस्ट्री भी है, अप्लाइड फिजिक्स भी है, सब कुछ है, ठीक है, तो वो सब पढ़ना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप पहले मेजर सब्जेक्ट को खत्म करिए, उसके बाद फिर माइनर सब्जेक्ट की तरफ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 9 सब्जेक्ट जो है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स के, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे मेजर वाले में, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, कि ये हो सके कि 7-8 मार्क्स का पूछ ले, हो सकता है 5-6 मार्क्स का पूछ ले, ठीक है। तो इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और बहुत सारे एग्जाम में जो है सूम जो है इंपॉर्टेंट ही रहता है, तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है इस साल उन्होंने कम दिया हो सकता है इस बार 2-4 मार्क्स का ज्यादा दे दे, ठीक है। तो सोम को आप इंक्लूड करके रखिए। नेक्स्ट है आपका स्टील स्ट्रक्चर। तो स्टील स्ट्रक्चर से यहाँ पे कम पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4 मार्क्स का है। और अगर मैं बात करूँ रेनफोर्स कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो यहाँ पे सिर्फ 3 मार्क्स थे, और पीछे भी यही पे देखोगे तो आरसीसी से दोनों में ही कम मार्क्स का पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, जब हम पीछे देख रहे थे तो रेलवे से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं थे पीछे, किसमें? आपका ए वाले एग्जाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन यहाँ पे रेलवे पूछा गया है, और वो भी कितना? 2 मार्क्स का पूछा गया, रेलवे और एयरपोर्ट, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, आपका एक सिलेबस में जो बिल्कुल दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट,
अब मैंने ये पांचों पेपर देखे, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया है इससे, ठीक है। अब इन्होंने सिलेबस में दिया है तो हो सकता है ये पूछे इस बार 2 या 3 मार्क्स आप पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा सिलेबस कितना है, किस तरीके से कवर कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी पीछे क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है इन पांचों पांचों पेपर मैंने एनालिसिस किए, इनमें कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये आपके नीचे जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनको मैं माइनर के लिए डालूंगा, ठीक है। तो ये आपके इसमें भी पता चल गया आपको कि मेजर सब्जेक्ट कौन से, माइनर सब्जेक्ट कौन से। तो ये जो डिटेल एनालिसिस है ये सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रेफरेंस देनी चाहिए, ये आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो जो लेट में इस वीडियो को ज्वाइन करेंगे या जो भी बाद में देखेंगे तो वो ए का बाद में देख सकते हैं। मैंने पीछे ए का बता रखा है, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो मैं जे का बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ये एक सेकंड, जरा देखते हैं इसमें कहाँ गया फाइल्स। 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये खुलिए जी, ओके। तो हम कहाँ पे थे, हमने हाँ ये वाला कर लिया था, कौन सा, हमने जेई का जो है डिटेल एनालिसिस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल्स दूंगा मैं इस DSSB और जेई के बारे में, जो आपको पता ही होगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम में तो कितनी कितनी पोस्ट है आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे एई के लिए है 151 और जेई के लिए 576। बहुत ज्यादा वैकेंसी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं या जो अभी रिसेंटली प्रिपरेशन में आए हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। 2-2.5 महीने अपना पूरा टाइम दीजिए और आप इजीली जो है इसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट जो है आपको पता ही है 3 जनवरी थी 2022 की। अगर डेट ऑफ एप्लीकेशन जो फॉर्म भरना स्टार्ट वाली डेट अगर मैं बताऊं तो 10, यानी आज से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो आज से ही आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ताकि बाद में मत रखिए इसको, आज से ही फिल कर दो, आज या कल में इसको फिल कर दो और फ्री हो जाओ, बिल्कुल टेंशन नहीं रहनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। लास्ट डेट अगर मैं बात करूं तो वो आपका फरवरी 9 है, ठीक है। 2022 फरवरी 9 लास्ट डेट है इसकी। और अगर यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात करूं तो एडमिट कार्ड की कोई भी डिटेल इन्होंने नहीं बताई है कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एग्जाम की तो मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि इन्होंने एग्जाम के लिए बिल्कुल स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है, कि ये 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में लेंगे। अब सोचो यहाँ पे जनवरी जब 3 जन को इसका नोटिफिकेशन आया है और अराउंड मैं मान के चलता हूँ कि चलो आधे महीने या 20 दिन के इसी में 20 मार्च तक के डेफिनेटली पेपर करवा देंगे। तो यहाँ पे आपके पास टाइम कितना है, टाइम आपके पास 2.5 महीने का है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 2.5 महीने का टाइम है। सिलेबस इसका आपने देखा है और हमारी वीडियो बाकी वीडियोस जो है जो अपलोडेड है अभी सिलेबस के ऊपर उनको आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें हमने डिटेल तरीके से सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप सिलेबस को एक बार देखिए क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी पूछा जाएगा, मैकेनिकल भी पूछा जाएगा, सारा चीज पूछा जाएगा। तो वहां पे जो सब्जेक्ट अगर मैं उनकी बात करूं, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, उनमें सिर्फ आपसे चीजें उतना डिटेल में नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। आप बस चीजों के बारे में थोड़ा ऊपर से जानकारी रखो, बस अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जो मेजर सब्जेक्ट है उनको डिटेल में पढ़ो, जो माइनर सब्जेक्ट है उनको भी थोड़ा सा बस ऊपर से पढ़ लो। इतना ही टाइम है क्योंकि इतने टाइम में इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और कम से कम मैं ये बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है एक बार कम से कम अभी एक बार सॉल्व कर लो, जो प्रिपरेशन कर रहे हो अभी एक बार सॉल्व कर लो, देख लो उनको कितनी रिक्वायरमेंट है अभी और प्रिपरेशन की, या कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ चुके हैं कुछ रहते हैं, ठीक है, वो भी आप चेक कर लो। और अगर आप नए स्टूडेंट हो तो हमारे यहाँ पे अभी DSSB के जो कोर्सेज हैं वो
स्टार्ट हो चुके हैं, आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बारे में हम लास्ट में भी बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हाँ एक चीज मैंने नहीं लिखी है, यहाँ पे फी की बात लिखी है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, तो आपके लिए 100 रुपये फी है, और अगर आप अदर कैटेगरी हो कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमने सारी चीजें देख ली हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पेपर है, इसके दो पेपर होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 करके दो पेपर रहेंगे आपके। एक सेकेंड, यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 करके दो पेपर रहने वाले हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे आपके जो टोटल नंबर ऑफ पेपर होंगे वो दो होंगे। एक टीयर 1 इन्होंने दिया हुआ है अपने नोटिफिकेशन में, बिल्कुल डिटेल से दिया हुआ है कि दो टीयर में, यानी अगर आप इसको क्लियर करोगे तभी आपका टीयर 2 दे पाओगे। तो टीयर 1 में क्या है आपका, टीयर 1 में आपका एक सेक्शन ए है जिसमें आपका पूरा नॉन टेक्निकल पोर्शन है। अब कौन कौन सा है वो अभी जस्ट इस स्लाइड के बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका सेक्शन बी में जो है आपका टेक्निकल पोर्शन है। जब आप यहाँ पे क्लियर करोगे तब जाके आप टीयर 2 दे पाओगे। तो टीयर 2 में पूरा जो है टेक्निकल पोर्शन रहेगा और इसके साथ इंग्लिश भी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपसे इंग्लिश भी पूछी जाएगी। जो जेई वाले हैं वहां पे 50 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के, और जो एई वाले होंगे वहां पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से जो है इसका पेपर होने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो टीयर 1 का डिटेल बिल्कुल ए और जेई का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो मैंने यहाँ पे कंबाइंड स्लाइड बना रखी है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस से आपके, अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस से आपके, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स, ठीक है। आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स, आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स, और हिंदी से भी 20 मार्क्स का आएगा और इंग्लिश से 20 मार्क्स का आएगा। अब यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जब मैं पेपर देख रहा था तो इसमें करंट अफेयर्स ढंग से देख के जाइएगा। करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चंस थे, ठीक है। आपका पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, जितनी भी चीजें वो देख सकते हो आप। लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ के जाइएगा क्योंकि करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, अगर रीजनिंग एबिलिटी की मैं बात करूँ तो रीजनिंग एबिलिटी में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन हर जगह से पूछे गए हैं, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो देखो रीजनिंग एबिलिटी में स्पीड, टाइम, इन सब के क्वेश्चंस थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है। आपका प्रॉफिट लॉस, इन सब जगह से क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी में पूरा ये समास, संधि वगैरह जितना भी होते हैं, प्रत्यय वगैरह, ये सारी चीजें जो है पूछी गई थी, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये भी आपको पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश में जो आपकी सारी जितने भी बेसिक होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हर एक चीज से क्वेश्चन पूछा गया है। कॉम्प्रिहेंशन भी रहेगा, ठीक है। पैराग्राफ दिया रहेगा जहाँ पे आपको क्या उसी में से क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे और उसी में से आपको क्या आंसर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो ये सारे हो जाते हैं, ये आपके 5 सेक्शन में बने हुए हैं, ठीक है। ये 5 सेक्शन में बने हुए हैं। अगर ऑनलाइन एग्जाम आप इसका दोगे तो पहले पहला सेक्शन खुलेगा, ठीक है, फिर दूसरा सेक्शन खुलेगा। तो पहले सेक्शन को कंप्लीट करो, फिर दूसरा सेक्शन खुलेगा, फिर जब दूसरा होगा फिर तीसरे सेक्शन को खोलो। तो सारे सेक्शन से गो थ्रू होना है आपने, सारे सेक्शन आपने अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे जो टेक्निकल की अगर मैं बात करूँ तो ये 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का है। इसमें भी जो रहेंगे आपके वो 5 सेक्शन रहेंगे, वो 20-20 क्वेश्चन करके 5 सेक्शन बना रखे उन्होंने, और हर सेक्शन में उन्होंने क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो हर सेक्शन से गो थ्रू होना जब आप ऑनलाइन दोगे एग्जाम, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है, मैंने उसके एग्जाम देखे थे, ठीक है। तो जिसमें मुझे पता चला कि इसमें जो ये आपके 100 क्वेश्चन है ये 5 सेक्शन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पांचों सेक्शन से गो थ्रू होना है, ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन आप छोड़ दो, हर एक सेक्शन को आपने अटेम्प्ट करना है अच्छे से। तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो ये टोटल मार्क्स जो हो जाता है आपका ये 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 1 मार्क्स का है तो टोटल कितना हो गया 200 मार्क्स। और यहाँ पे जो टाइम दिया जाएगा आपको सिर्फ 2 घंटा दिया जाएगा, यानी सिर्फ 120 मिनट, कितना 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो 120 मिनट 200 क्वेश्चन,
तो आप सोच सकते हो कि क्वेश्चन आपको काफी जल्दी करना है, तो उस तरीके से ही लेवल रहेगा कि आप उसको जो है आंसर कर पाओ। ठीक है, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास कम टाइम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका टायर 2, और ये टायर 2 है आपका ए के लिए। ठीक है, ये ए के लिए मैंने बना रखा है टायर 2। यहाँ पे जो आपका रहने वाला है, यहाँ पे आपका पार्ट 1 में रहेगा आपका टेक्निकल के 100 क्वेश्चन होंगे, और ये मल्टीप्लाई 2 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये मल्टीप्लाई 2 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है टेक्निकल के लिए। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश 100 क्वेश्चन होंगे, और ये भी 2 मार्क्स के होंगे, तो ये 200 मार्क्स हो गए, तो टोटल कितना हो गया 400 मार्क्स। तो इस तरीके से जो है ये टायर 2 होगा। अगर आप टायर 1 क्लियर करते हो तो उसके बाद आप टायर 2 में जा सकते हो, और टायर 2 की डिटेल बिल्कुल इस तरीके से। और यहाँ पे जो टाइम दिया जाएगा आपको, वो दिया जाएगा 3 आवर्स। कितना दिया जाएगा? 3 आवर्स। ओके, तो ये है टायर 2। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जेई का टायर 2 देख लेते हैं। जेई का टायर 2 देख लेते हैं। तो जेई का जो टायर 2 है, ठीक है, इसमें जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, अब ये 3 आवर्स नहीं है, ये 2 है ना, ये 2.5 घंटा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये 3 घंटे का टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पे जो अगर टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल में 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होगा, 200। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश जो होगी, इंग्लिश भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। अब डिफरेंस क्या है, सारी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन जो ए के पेपर में उसमें ऐसे राइटिंग भी रहता है, तो वो आप चेक करिएगा। ठीक है, ऐसे राइटिंग भी रहता है, वही एक्स्ट्रा पोर्शन है। ठीक है, बाकी दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो यहाँ पे जो टोटल पूछा जाएगा वो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, और टोटल की बात करूँ तो यहाँ पे ये 300 मार्क्स का हो जाता है जेई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको हर एक चीज जो है डिस्कस की है इसमें। ठीक है, इसमें जो मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं। ओके, इसमें जो मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस सब्जेक्ट में कितना रहने वाला है, हर एक चीज, क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को आपको प्रेफरेंस देनी है जेई के लिए, और अगर मैं ए की बात करूं तो ए के लिए किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देनी है, मैंने सारी चीजें डिटेल में जो आपसे डिस्कस की है। और ये इतनी मेहनत सिर्फ मैंने आपके लिए ही की है। ठीक है, तो आप को बस थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए। तो बस इस तरीके से जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, आपको ज्यादा प्रीवियस पेपर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूँ आपके लिए। तो आप सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, अपना सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हो। अब लास्ट में हमारे यहाँ, मैं इंजीनियर्स करियर ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ DSSB के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, पूरा प्लान करके किया हुआ है कि 2.5 महीने के अंदर किस तरीके से हमने सिलेबस कंप्लीट करना है। हमने पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी है। हमारे यहाँ पे DSSB के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे जो है, अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या कुछ भी डाउट है, कुछ भी, तो यहाँ पे आप हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, आप इस पे कॉल कर सकते हो। और आप चाहो तो आप हमारी यहाँ पे वेबसाइट पे भी जा सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, www.engineerscareergroup.in पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हो डिटेल। ठीक है, और आपको 24 घंटे इस नंबर पे जो है रिप्लाई मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको DSSB की प्रिपरेशन करनी है, और वो भी बहुत अच्छे से, जिस तरीके से हमने बिल्कुल डिटेल यहाँ पे डिटेलिंग तरीके से हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है हमने डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया, उसी तरीके से हम प्लान करते हुए सब्जेक्ट वाइज जो है वहां पे पढ़ाएंगे भी। ठीक है, और सेम तरीके से जो है आपकी प्रिपरेशन होगी, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।